तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। न्यूज कुछ इस प्रकार से आई है जिसमें आरबीआई ने एक बोल्ड मूव लेते हुए कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे पास इंडियन करेंसी को प्रमोट करेगा और रुपी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश की जाएगी कि इंडियन रुपी का यूज किया जाए। तो अभी तक क्या सिस्टम चल रहा है, अगर मैं बात करूं, अगर इंडियन रुपी का यूज करने की अब बात चल रही है तो इससे पहले क्या सिस्टम चल रहा है। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो नेपाल और भूटान को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, नेपाल और भूटान को छोड़कर जब भी हम किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, लेट्स से टेक द एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक अगर हम सऊदी से कुछ ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी से लेट्स से हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो सऊदी को पेमेंट दी जाती है, जो सऊदी को क्रूड ऑयल की पेमेंट दी जाती है वो यूएस डॉलर में दी जाती है। सऊदी को जो पेमेंट दी जाती है वो यूएस डॉलर में दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं दे जनरली हेल्ड इन टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी में कौन सी करेंसी आती है, यूएस डॉलर, यूरो, ठीक है, येन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ हार्ड करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी की मतलब फीचर्स क्या होते हैं कि एक हमारे पास काफी हद तक इसको ट्रेड किया जा सकता है, स्टेबल होती है, ट्रस्टेड होती है इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन के लिए, इसको सभी कंट्रीज जो है अप्रूवल कहीं ना कहीं दे देते हैं। तो ये होती है हार्ड करेंसी। इंडियन करेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट करेंसी। तो जनरली हार्ड करेंसीज का यूज जो है वो यहाँ पर किया जाता है। एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया जो है अभी नेपाल और भूटान अपनी कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही इस तरह से ट्रेड कर रहा है जहां पर हमारे पास इंडियन रुपी का यूज होता है। नो डाउट मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन कंट्री साथ हो सकता है कि फ्यूचर में हम एक्सटेंसिवली इंडियन रुपी में ही ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज हार्ड करेंसी एंड व्हाट इज सॉफ्ट करेंसी। ओके, तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में हमारे पास कुछ चल रहा है। लेकिन अब यहां पर नया सिस्टम क्या कहता है, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बात चल रही है। तो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स का यूज किया जाएगा। जैसा कि वोस्ट्रो अकाउंट जो है, जो फॉरेन के बैंक से वो हमारे पास इंडियन बैंकों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाएंगे इंडियन रुपीज में, वोस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे इंडियन रुपीज में। और यहां पर आप देखिएगा ट्रेडिंग कैसे होगी। देखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए अभी रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रशिया को हमारे पास यूएसए ने बैन कर दिया है कि रशिया के साथ कोई भी कंट्री ऑयल नहीं खरीदेगा और ट्रेड नहीं करेगा। और अगर ऑयल खरीदता है, ट्रेड करता है, तो उसमें यूएस डॉलर का यूज नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि अगर कोई यूएस डॉलर का यूज करे तो क्या यूएसए को उसका पता चलेगा? बिल्कुल। जब बड़े लेवल की ट्रांजेक्शन होती है तो वो हमेशा डिजिटल लेवल पर होती है और जैसे ही इतनी बड़ी लेवल की ट्रांजेक्शन होगी तो यूएस को उसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास यूएस को अगर हम छोड़ दें, अब हम बात करेंगे रशिया और इंडिया के बारे में। तो रशिया की करेंसी है रूबल, रशिया की करेंसी हमारे पास रूबल है, इंडिया की करेंसी है रुपी। लेकिन फिर भी हम जो ट्रेडिंग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग, वो यूएस डॉलर में करते हैं। अब जैसे हमारी कंपनीज को, अगर इससे पहले क्या होता है कि अगर हमारी कंपनीज को लेट से सऊदी से ऑयल खरीदना है तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो इंडियन रुपी है, तो इंडियन रुपी को लेकर वो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में जाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में इंडियन रुपी देकर डॉलर ले लेंगे। उससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और इंडियन रुपी की डिमांड मार्केट में डिमिनिश होती चली जाएगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ओवरऑल डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है रुपए की वैल्यू गिरती भी है, जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग जो होती है हमारे पास। अब यहां पर देखिए कि दोनों के बीच में हमारे पास अगर ये मैकेनिज्म फॉलो होता है, जो नया मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो रशियन बैंक्स क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा, रशिया वाले क्या करेंगे, रशिया पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे इंडियन रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट होती रहेगी। अभी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है रशिया, जी हाँ, अभी रशिया जो है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है, सऊदी को सरपास कर लिया है अभी हाल ही दिनों में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि इराक के बाद, इराक सबसे बड़ा इंडिया का ऑयल सप्लायर है, मैं आपको बता दूं इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर इस समय इराक है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास अभी रशिया, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास सऊदी। लेकिन चाइना के लिए ऐसा है कि चाइना के लिए हमारे पास रशिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। सपोज कीजिए कि अगर हम 30-40% अपना ऑयल जो है रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे पास इंडियन रुपी पे। क्यों? देखिए अगर मान लीजिए रशिया इस मैकेनिज्म के थ्रू, नए मैकेनिज्म के थ्रू रुपी में पेमेंट लेना शुरू कर दे तो उसके पास बहुत सारा रुपी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उसे इंडियन रुपी का वो क्या क्या करेगा, क्या, तो वो जब इंडिया से कोई चीज लेट से फिर से इंडिया और आपस में हमारा बायलैटरल ट्रेड है,
इंडिया से जब वो कोई चीज खरीदेगा, इंडिया को कोई चीज ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, तो ये जो रुपये यहाँ पे कलेक्ट हुआ है ये फिर से इंडिया को रिटर्न कर दिया जाएगा और वो चीज जो है वो खरीद ली जाएगी। तो हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं ताकि जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके और रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या ये डिसीजन जो अभी आरबीआई ने लिया है केवल रशिया को ध्यान में रखकर लिया है, तो ये कहना गलत होगा कि रशिया को ध्यान में रख के ही ये डिसीजन लिया गया। नहीं, एक्चुअली हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये महसूस किया कि हमारे पास इंडियन रुपी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है मार्केट में, और यूएस की एक जो मोनोपोली है कि वो किसी भी कंट्री को ट्रेड को लेकर बैन कर देता है तो उससे हम ऑयल नहीं खरीद पाते। जैसा कि इससे पहले हमने ईरान को लेकर ये प्रॉब्लम फेस की थी। वेनेजुएला एक कंट्री है जिसका ऑयल खरीदने में हमें मुश्किल आती है, अब रशिया उसमें ऐड ऑन हो गया है। तो ऐसे एक मैकेनिज्म की हमारे पास कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी जिसमें हम जो अंतरराष्ट्रीय पेमेंट्स हैं वो हमारे पास रिसीव कर सकें किसमें, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है जो एग्जीक्यूट कर सके किसमें, इंडियन रुपी में, हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहना ना पड़े। अब इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पास अभी जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको ये याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होगी वो इंडियन रुपी में होगी, आईएनआर में होगी। और इसके लिए हमारे पास आपको याद रखना है कि काम करता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स जो होते हैं भारत के वो इस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। तो अब जो इनवॉइस होंगे वो इंडियन रुपीज में हमें देखने को मिलेंगे, और ये इंडियन रुपी का जो रेट होगा वो डेली जो हमारे पास मार्केट में जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली हमारे पास अगर हम रेट देखें ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट एक इंडियन डॉलर, एक यूएस डॉलर इंडियन 80 रुपीज के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच गया। तो हो सकता है कि वो कभी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो उसका जो रेट है, एग्जिस्टिंग रेट है, उसको देखते हुए और फेमा को हमारे पास रूल्स को यूज करते हुए जो इनवॉइस है वो बनाया जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, फेमा का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होते हैं पूरे भारत में, और साथ ही उन सब कंपनीज के ऊपर भी, उन सब ऑफिस के ऊपर भी जो इंडिया के बाहर हैं, अगर वो कोई इंडियन सिटीजन द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फेमा के बारे में एक चीज याद रखेगा, और फेमा का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसी को हम ईडी के नाम से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ईडी की रेड हुई या ईडी ने किसी को हमारे पास अपने यहाँ पर, लेट से ईडी ने अपने यहाँ पर किसी को बुलाया और उसके बाद उसने हमारे पास एक प्रॉपर जो है पूछताछ की। तो ये सब हमारे पास चीजें कुछ रहती हैं। चलिए अगर मैं बात करूं क्या ये मूव इंडियन रुपी को गिरने से बचाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 80 रुपीज तक पहुंच गए, तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा बहुत बचा ले, लेकिन ऐसा कोई सेवियर या साबित नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास इससे कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे इंडिया के लिए कुछ ऑप्शंस जरूर ओपन होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रिपोर्ट में हमारे पास क्या बताया गया है कि वेरी लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ये हेल्प कर पाएगा इंडियन रुपी को गिरने से बचाने में। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर इंडियन रुपी ऑलरेडी हमारे पास $1 जो है वो हमारे पास 80 रुपीज के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पहुंच चुका है। ये ऑल टाइम लो है, इससे कभी वैल्यू हमारे पास इससे नीचे नहीं गिरी। तो लेकिन क्या सिर्फ इंडियन रुपी ही मार्केट में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इंडियन रुपी के साथ ये प्रॉब्लम है? तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिछले जो एक साल की परफॉर्मेंस है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास चाइनीज युआन, कैनेडियन डॉलर, इंडियन रुपी, यूरो, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, पाकिस्तानी रुपी और श्रीलंकन रुपी, ये सब करेंसीज जो इंपॉर्टेंट करेंसीज जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये सब करेंसीज की वैल्यू जो है वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। सिर्फ एक रूबल ऐसी करेंसी है जिसने अपने आप को थोड़ा इंप्रूव किया है अगेंस्ट द डॉलर इन द लास्ट ईयर, और उसके लिए व्लादिमीर पुतिन की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सिचुएशन को हैंडल किया। उम्मीद की जा रही थी कि रूबल जो है लगातार गिर जाएगा रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसे मेजर लिए कि उन्होंने हमारे पास रूबल की जो वैल्यू है उसको डॉलर के मुकाबले गिरने नहीं दिया। जबकि बाकी हर करेंसी, जितनी वर्ल्ड की मेजर करेंसीज हैं आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग इंडियन रुपी, वो हमारे पास लगातार उस ट्रेंड में है कि उनकी वैल्यू लगातार गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब पूरा वर्ल्ड जो है इस चीज को लेकर आजकल एक टर्म हमें बहुत सुनने को मिल रही है, वो है डी डॉलराइजेशन। ये क्या है? देखिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को इस चीज के लिए राजी कर लिया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होगा वो डॉलर में होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद यूएसए ने पूरे विश्व को राजी कर लिया था कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा वो डॉलर में होगा। बाद में उसने जो 1970s का दशक था वहां पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी मेनली, तो इनको भी राजी किया कि आप जो पेमेंट रिसीव कीजिएगा क्रूड ऑयल बेचने के बाद वो भी डॉलर में ही
आप डिमांड कीजिएगा। तो इस तरह से उसने डॉलर की जो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड की एज अ हार्ड करेंसी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी, यूएसए की तरफ से ये स्टेप हुआ। लेकिन अब सब कंट्रीज और मैं कहूंगा ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्था इस चीज को लेकर परेशान है, वो इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करती हैं यूएस को कि यूएसए इसका यूज करता है टू इन्फ्लुएंस द अदर इकोनॉमीज, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। जैसे अभी रशिया की इकोनॉमी को बैन कर दिया था, रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दिया, रशिया की ट्रेडिंग को लेकर यूएसए ने बैन लगा दिया। तो अभी ज्यादातर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ये चाहते हैं कि वो अपने आप को हमारे पास जो है अलग कर लें इस डॉलर वाले मैकेनिज्म से। तो उसी को देखते हुए डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस जो पूरे वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहा है, चाइना और रशिया दोनों इसको लेकर काफी ज्यादा एक तरह से सजग हैं और काफी ज्यादा इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि इंडिया ने भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर थोड़ा आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। सो पूरे वर्ल्ड में हमें एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन। ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं चाहती हैं कि हमारे पास जो डॉलर का इंपैक्ट है उनकी अर्थव्यवस्था पे कम से कम पड़े। लेकिन क्या डॉलर रिप्लेस होने वाला है इतनी जल्दी? तो अभी मैं कहूंगा कि अभी एक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले कई डेकेड्स तक हमारे पास डॉलर जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बने रहने वाला है, उसका कोई कुछ भी अभी नहीं कर पाएगा, वो अपने लेवल पर स्टैंड करेगा। लेकिन हाँ, हमें अभी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि उसके इंपैक्ट को जो हमारी इकोनॉमी पे है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर सकें। तो ये हमारे पास स्टेप लिया गया है। अच्छा, अभी आरबीआई का जो स्टेप हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा? जब आरबीआई बोलता है कि हम रुपी में जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो बनाएंगे, तो इससे एक तो ग्लोबल ट्रेड में इंडियन रुपी की अहमियत बढ़ेगी। सबसे पहली बात, ग्लोबल ट्रेड में इंडियन रुपी की अहमियत बढ़ेगी। जैसे चाइना ने अपने युआन की जो अहमियत है पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ाई है, तो हम भी वही चीज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारे पास हम ट्रेड कर पाएंगे सैंक्शन कंट्रीज के साथ, जिनके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ, उन कंट्री के साथ व्यापार कर पाएंगे। तीसरा, हमारे पास जो रिस्क होगा फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस का, अभी आज ही की न्यूज थी कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 15 महीने में सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? जो फॉरेन करेंसीज को हम अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं, दैट इज नोन टू बी फॉरेक्स रिजर्व। और इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो उसमें भी फ्लक्चुएशंस को हम काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे, जिससे पॉलिसी प्लानिंग काफी अच्छी हो पाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंडियन रुपी अभी कुछ टाइम में हमारे पास लगातार फॉल कर रहा है, उसको भी हम हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैनेज कर पाए, उसको भी सिस्टम को थोड़ा स्टेबलाइज कर पाए। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एजेंडा इस चीज को लेकर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स हमारे पंजाब सक्सेस मंत्रा पे ऑनगोइंग है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।